नमस्ते सभी को। एनसीईआरटी में क्लास 8th की सीरीज चल रही थी हिस्ट्री की, तो उसी में कंटिन्यू करते हैं अपन। आज हम पढ़ेंगे साथियों चैप्टर नंबर 6 बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिकों के बारे में। गुजरात स्थित सूरत कोमा हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। सूरत का जो बंदरगाह था वहाँ से व्यापार होता था एवं 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा था। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाज़ारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर असर पड़ा। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार देख लेते हैं। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से बहुत आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे, पॉपुलर थे। दक्षिण पूर्वी एशियाई जिसमें जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले इराक के मौसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा। इस आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन यानी कि मलमल कहने लगे। मसालों की तलाश में पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने भारत के कालीकट में डेरा डाला। यहाँ वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ों को भी अपने साथ ले गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। पटोला बुनाई का मतलब है कि सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी इसकी बुनाई। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था। सिड्ज कोसा यानी कि खस्सा जिसको कहते हैं, कोमा बंडाना। सिड्ज शब्द हिंदी के छींट शब्द से ही निकला है। छींट क्या होता है? रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छाप के कपड़ों को कहा जाता है छींट छपाई, ठीक है। आकर्षक फूल पत्तियों एवं बारीक रेशे व सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े की यूरोप में ज़बरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। बंडाना समझते हैं। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता था। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से ही निकला है। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः गुजरात व राजस्थान में बनाए जाते हैं। जामदानी पढ़ लेते हैं। एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं, जिनका रंग प्रायः स्लेटी और सफ़ेद होता है। इस पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। तो प्रमुख के अंदर थे जहां जामदानी तकनीक से कपड़े बनते थे, ढाका और लखनऊ। कुछ अन्य प्रकार के कपड़ों का जिक्र भी मिलता है जिनका नाम उनके जन्म स्थान के आधार के लिखा है, जैसे कि कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा और चारपुर। यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा देख लेते हैं। 18वीं सदी में भारतीय कपड़े की बढ़ती लोकप्रियता के कारण इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़े के आयात का विरोध करने लगे। 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया जिसे कैलिको अधिनियम कहा जाता है। इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। इंग्लैंड में तकनीकी सुधार हुआ। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ी। तो स्पिनिंग जेनी क्या तकनीक होती है? एक बहुधुरी कताई फ्रेम है। यह एक ऐसी मशीन है जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया तथा अब बहुत कम कीमत पर कपड़ा तैयार किया जाने लगा। दुनिया के बाज़ारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश व अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से काफ़ी मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी, परंतु जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। यह शहर अपनी मलमल व जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित थे। बुनकर कौन थे?
बुनकर कौन थे? बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते थे। कुछ प्रसिद्ध बुनकर समुदाय देख लेते हैं, जैसे कि बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे, दक्षिण भारत में साले और कैसकोलार तथा देवांग। बुनाई के अंदर देख लेते हैं, ये मैप आपको याद होना चाहिए, 1500 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में भारत के बुनाई के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाहौर, सरहिंद, समाना, दिल्ली, आगरा, जयपुर, सांगानेर, सिरोंज, बुरहानपुर, गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, बम्बई, उड़ीसा, बंगाल, ये सब क्या थे? ये दोस्तों बुनाई के केंद्र थे। ठीक है, याद रखना आपको। सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है, पुलिकट मद्रास, पांडिचेरी, नागापट्टनम, तंजौर, कालीकट गोवा, यहाँ पर बुनाई के केंद्र थे। ठीक है, तो ये मैप आपको ज़रूर से याद रखना है। आगे चलते हैं साथियों। 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन के प्रमुख केंद्र बंगाल, ढाका और गुजरात थे, और मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश, कोरोमंडल तट था। भारतीय कपड़े का पतन क्यों हुआ दोस्तों? ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई असर पड़े। पहला असर देखते हैं। भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ार में ब्रिटिश उद्योग में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। तो जिसके वजह से भारत का जो कपड़ा था वो इंग्लैंड में, यूरोप के अन्य देशों में काफ़ी महंगा हो जाता था, तो इसलिए उन कपड़ों को कम लोग खरीदते थे, वहाँ पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया जाते थे, इसलिए पतन हुआ भारतीय कपड़ों के व्यापार का। 19वीं सदी तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका व यूरोप के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया। भारत के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। ब्रिटिश व यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से प्रभावित हो गए। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। पश्चिमी भारत में स्थित शोलापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, तथा दक्षिण भारत का मदुरई 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के महत्वपूर्ण नए केंद्र बन के सामने आए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़ों का बहिष्कार करें और हाथ से कते हुए सूत व हाथ से बुने कपड़े ही पहने। खादी दोस्तों राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गई तथा चरखा भारत की पहचान बन गया। 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। सूती कपड़ा मिलों का उदय देख लेते हैं। मिल मतलब फैक्ट्री। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित की गई। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड तथा चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाले उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहां कपास की खेती की जाती थी। तो जहां पे काली मिट्टी होती है, कपास अच्छा होता है वहां। जब वहां सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिल गया। सन 1900 ईस्वी तक बम्बई में 84 कपड़ा मिलें शुरू हो चुकी थी। इस समय दूसरे शहरों में भी कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला, कानपुर में 1862 में खुला। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ी, इसलिए लोग कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। टीपू सुल्तान की तलवार व वुड्ज स्टील पढ़ लेते हैं। टीपू सुल्तान ने 1799 तक मैसूर पर शासन किया। अंग्रेजों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी तथा हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए। टीपू की विश्वविख्यात तलवार आज भी इंग्लैंड के संग्रहालय में एक बहुमूल्य संपत्ति की तरह रखी भी है। इस तलवार की धार इतनी पैनी थी कि दुश्मन के लोह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्ज नामक स्टील से पैदा हुआ, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड्ज स्टील की तलवारें बहुत पैनी व लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के भेद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। वुड्ज एक कन्नड़ शब्द उक्कू से मिलकर बना, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल और मलयालम उरुक्को यानी थानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। तो वुड्स है दोस्तों, उक्कू, हुक्कू और उरुक्कू से ही निकला हुआ है वुड्स। मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में स्टील बनाया जाता था। चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया जिससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके उसे प्रगलन भट्टी कहा जाता था। इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान को नियंत्रित करते हुए
इस्पात की सिल्लियाँ तैयार कर ली जाती थी, जिनका भारत पश्चिमी व मध्य एशिया में भी तलवारें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को बहुत आकर्षित किया। माइकल फेराडे ने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया, परंतु 19वीं सदी के मध्य तक यह विलुप्त हो गया था, क्योंकि भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ यहाँ का तलवार व हथियार उद्योग भी समाप्त हो गया तथा इसका स्थान इंग्लैंड से आए लोहे व इस्पात ने ले लिया। गांव की उजड़ी भट्टियाँ। तो बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में प्रगालक कारखाने थे, जो लोहा बनाने के लिए लोहा अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। प्रगलन का काम पुरुष करते थे, जबकि महिलाएं धोकनी या हवा फेंकने का यंत्र चलाती थी। 19वीं सदी के अंत तक लोहे के प्रगलन का ह्रास यानी कि कमी होने लगी। कारण क्या था? औपनिवेशिक सरकार द्वारा आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई, जिससे लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए लकड़ियां नहीं मिलती थी। कुछ क्षेत्रों में सरकारों ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगालकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिनसे उनकी आय गिर जाती थी। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे व इस्पात का आयात होने लगा। भारतीय लोहार भी घरेलू बर्तन व औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे, जिससे स्थानीय प्रगालकों द्वारा बनाए गए लोहे की मांग कम हुई। भारत में लोहा इस्पात कारखानों को उदय देख लेते हैं। भारत में स्टील लोहे की तलाश में जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लोह अयस्क भंडारों की खोजबीन करने आए, एवं अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड भी भारत में भंडारों की खोज में आए। रजारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लोह अयस्क भंडारों में से एक थी। आगे चलकर सुवर्ण रेखा नदी के तट पर जंगलों को साफ करके एक फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर स्थापित किया गया, जिसका नाम जमशेदपुर रखा गया। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहते हैं, इसकी स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। 1919 तक टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। समय के साथ साथ टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन गया। राष्ट्रीय आंदोलन विकसित होते होते औद्योगिक वर्ग ताकतवर हो गया तथा सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। टिस्को की बढ़ती लोकप्रियता के कारण भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेल टिस्को पर ही आश्रित हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे अब कुछ सवाल देख लेते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। अंग्रेजी का सिड्ज शब्द हिंदी के छींट से निकला है, ठीक है। टीपू की तलवार वुड्स स्टील से बनी होती थी। भारत का कपड़ा निर्यात 19वीं सदी में गिरने लगा। तो दोस्तों ये रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने को करनी है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। तो आगे चलते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर अपना एंड हो जाता है। अब मिलते हैं चैप्टर नंबर 7 में। दोस्तों अगर आपको मेहनत अच्छी लगी तो आप एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।